नमस्कार। कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब खुश और खुशहाल होंगे, पॉजिटिव रहिए और खुश रहिए। आज हम रसोई नगरी में बनाने वाले हैं बेसन के फाफड़े। फाफड़े कई तरह से बनते हैं, तो देखते हैं रसोई नगरी में आज उसे हम किस तरह से बनाते हैं। तो चलो शुरू करते हैं। बेसन के फाफड़े। यहाँ पर मैंने 1 कटोरी बेसन लिया है। उसके बीच में मैं 1 बड़ा चम्मच कसूरी मेथी को अच्छी तरह दोनों हाथों से इस तरह से करके डाल दूंगी। और इसके अलावा मैंने यहाँ पर लिया 1 चम्मच के करीब अजवाइन। अजवाइन भी डालनी बहुत ज़रूरी होती है, इससे टेस्ट बढ़ जाता है। और इसके बीच में 1 कटोरी मैंने अभी बेसन लिया है। अब 1 कटोरी बेसन हम और डाल लेते हैं। और इसके अलावा एक छोटी नॉर्मल कटोरी आधी और, यानी 2 और आधी, यानी कि 2.5 कटोरी बेसन। यदि इसको नापा जाए तो ये 200 ग्राम बेसन है। अब इसके बीच में हम डालेंगे 1 चम्मच सफ़ेद नमक। इसमें काला नमक नहीं डालना है, सफ़ेद नमक ही डालना है। और इसके अलावा इसमें मैं डालूँगी कुछ मसाले जो मैंने सारे आधा आधा चम्मच लिए हैं। आधा चम्मच सौंफ, आधा चम्मच धनिया, आधा चम्मच गरम मसाला, आधा चम्मच देगी मिर्च, हल्दी और काली मिर्च। काली मिर्च ज़रूरी है, वो 1 चम्मच भरकर भी आप डाल सकते हैं। ये सभी मसाले आप अपने स्वाद के अनुसार तेज़ या कम कर सकते हैं। वैसे जो फाफड़े होते हैं उसमें थोड़े करारा ही अच्छा लगता है। अब हम इसको ज़रा अच्छी तरह से थोड़ा सा मिक्स करते हैं। इसके अलावा इसमें एक चीज़ और डालनी है हमने, वो है थोड़ा सा देसी घी। ये हम जमा हुआ ही डालेंगे और इसको हम ज़रा अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे। अभी इसके बीच में एक चीज़ और डालनी है, वो है हींग। हींग इसमें 1/4 चम्मच ज़रूर डालें। फाफड़े एक साउथ इंडियन डिश है, ये अक्सर वहाँ पर फंक्शंस में इस्तेमाल की जाती है। और इसके अलावा हम इसमें डालेंगे 1 चम्मच जीरा। और ये बहुत ही स्वादिष्ट होती है, लेकिन ये बनती 3 से 4 तरह से है। ये लिक्विड फॉर्म में भी बनती है, सॉलिड फॉर्म में भी बनती है, और इसको मीडियमली भी बनाया जाता है। तो आज हम इसको सॉलिड फॉर्म में बनाने वाले हैं, लेकिन कैसे, वो इसका डो बहुत इम्पॉर्टेंट है। यदि डो सही होगा तभी ये सही तरीके से बन पाएंगे। तो सबसे पहले इन चीज़ों को हम इस तरह से मिक्स करेंगे और उसके बाद थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इसका हमने एक सख्त सा डो तैयार करना है, क्योंकि जो बेसन होता है वो बहुत जल्दी नरम हो जाता है। तो हम इसको, अब इसमें मैंने ये सारा कुछ मिक्स कर दिया है। ये देखिए, इस तरह से आपने ज़रा अच्छी तरह मिक्स कर देना है। मसाला मिक्स करना ज़रूरी होता है ताकि वो पूरे के पूरे बेसन के आटे में मिक्स हो जाए। तो ये देखिए मिक्स हो गया है। अब इसमें हम इसको गूंदना शुरू करेंगे थोड़ा थोड़ा पानी डालकर। पानी इतना नहीं डालना एकदम से, नहीं तो ये बहुत ही पतला हो जाएगा। तो इसको हम ज़रा अच्छी तरह ढंग से गूंदते हैं। पहले बेसन का आटा तो मैंने गूंद दिया, देखिए सख्त गूंदा है। या मैं ये कहना चाहूँगी कि नॉर्मल आटे के कंपेयरली जो बेसन का आटा गूंदना एक चैलेंज भी है, क्योंकि अक्सर चिपकता रहता है। यदि इसमें पानी ज़्यादा पड़ जाए तो चिपकता रहता है। वैसे भी आप इसको गूंदेंगे तो ये चिपकेगा ही थोड़ा थोड़ा सा, क्योंकि ये थोड़ा सॉफ्ट ही हो जाता है बहुत जल्दी। लेकिन फिर भी मैंने इसे सख्त गूंदा है। मैंने इस छुरी का हेल्प ली थी कि साथ के साथ में इसको इस तरह से कर रही थी, और इस छुरी के साथ लगा लगा कर इस आटे को मैंने गूंदा है। तो आपने जो ये आटा गूंदना है ये इस तरह का होना चाहिए, देखिए सख्त सा। और साथ ही थोड़ा सा ऑयल के हाथ लगाकर इसको हम इस तरह से सॉफ्ट कर देंगे, यानी ताकि ये सूखे ना। अब आते हैं इसको, अभी इसकी तैयारी करनी है। वो क्या, मैं आपको बताती हूँ कि यहाँ मैंने हैवी बेस की थाली ली थी। आप किचन का टॉप भी यूज़ कर सकते हैं। अब इसको हमने थोड़ा सा इस तरह से पीटना है, यानी 8 से 10 बार इसको चारों तरफ से ना इस तरह पीटना है। ये मेरी टॉप इसलिए हिल रही क्योंकि इसके साइड में वुडन अलमीरा है। अदरवाइज यदि मार्बल वगैरह और टाइल्स, प्योर टाइल्स की हों तो इतनी आवाज़ नहीं आती। तो इसको हमने इस तरह से पीट पीट कर थोड़ा सा सही करना है इसका। उससे कहते हैं इसमें एक संतुलन आ जाता है और ये इजीली फैल जाता है, यानी चौड़ा हो जाता है। अब इसको हम कम से कम 2-3 मिनट इस तरह करते रहेंगे।
इसको मैंने 15 से 20 बार यानी कि 20 से 25 बार इसको चारों तरफ से इस तरह से पटका है। पटकने से ये बहुत ही बढ़िया हो गया है सख्त ही। देखिए अब हम एक रोटी जितना पेड़ा लेंगे और यहाँ पर थोड़ा सा ऑयल लगाएंगे, इस पर भी ऑयल लगाएंगे। वैसे आप चाहें तो सूखे बेसन की हेल्प भी ले सकते हैं, पर हाथ फिस लेना। फिर हम इसको इस तरह से जरा बेलेंगे। वैसे तो ये काफ़ी पतला बेला जाता है, जरा इसको बेल लेते हैं। देखिए इस तरह से थोड़ा सूखा आटा जरूर लगा लीजिए, क्योंकि बेसन को हमने थोड़ा पतला बेलना है। चारों तरफ से इसको इस तरह बेलते रहें, इस तरह हल्का सा आटा लगाते रहें। बेसन की जो रोटी है उसको उठाना नहीं है, इसे हमने इस तरह से अच्छी तरह से बेल देना है, चारों तरफ से एक जैसा। आप चाहें तो चकले के ऊपर सूखा आटा डाल सकते हैं, ऑयल नहीं डालना चाहते क्योंकि हर कोई ऑयल डालकर उसको उठा नहीं सकता। ये रोटी इस तरह उठनी चाहिए। अब इस पर हम फिर दोबारा हल्का सा हाथ लगा देंगे इस तरह से, और इसको हम पतला बेलेंगे इस तरह से। अब इसको मैंने काफ़ी पतला कर लिया, इससे ज़्यादा पतला करने की ज़रूरत नहीं है। तो अब आती है इसको, देखिए ये कितना पतला, इधर से देखिए बिल्कुल पतला है ये। यदि आप इसको और पतला करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। अब हम इसकी कटिंग करते हैं। कटिंग में आप इस तरह से इसको कटिंग करेंगे, इस तरह से इसकी साइड्स निकाल दीजिए पहले, और फिर ये साइड्स आप इसकी इस तरह से निकालिए। क्योंकि ये ज़्यादा पेड़े नहीं बने हैं, बहुत कम बने हैं। चाहे तो आप इसको इस तरह से लंबा लंबा आप करेंगे इसको, और उसके बाद हम इसको उठाएंगे। ये देखिए मैंने इसको काट लिया है, और वहाँ पर जो मैंने ऑयल को गर्म होना रखा है वो बिल्कुल स्लो होना चाहिए, यानी गर्म नहीं होना चाहिए। सरसों के तेल में आज मैं इसे बनाऊंगी। ये देखिए आप इस तरह से इनको काटेंगे और इनको इसी तरह से लंबे यहाँ पर इस तरह से डालेंगे, इस तरह से उठाएंगे पतले, और इसको इस तरह से डाल देंगे। एक बार में जितने भी फाफड़े आते हैं, ये देखिए ये इजीली उठ जाते हैं यदि आप इसको ढंग से बेलेंगे तो। अब इसे हम जरा पकने देंगे स्लो में, और फिर एक बार दोबारा हल्का सा आटा इस तरह से यानी बेसन को इस तरह से लगा लेंगे, और एक पेड़ा लेकर फिर एक पतली सी रोटी मैं आपको अभी बेल कर दिखाती हूँ। ये देखिए फिर मैंने एक रोटी बेल ली है, इसे अभी हम यहीं रहने देते हैं, क्योंकि रोटी को आपने साथ के साथ बेलना है, नहीं तो ये चिपक जाएगी इस तरह से। इसलिए क्योंकि मैंने इस पर सूखा आटा ज़रा कम लगाया था, फिर भी मैं इसको उठा लेती हूँ, और इसे हम थोड़ा सा कोशिश करेंगे कि ये पलट जाए, इसलिए सूखा आटा आप लगा दें, बाद में बेशक कपड़े से साफ कर दें। अब यहाँ पर हम फाफड़े की तरफ आते हैं। ये देखिए ये एक तरफ से पक गए हैं, इसको हम दूसरी तरफ से फिर पकाते हैं और पलटाते हैं। यहाँ मैं ये कहना चाहूँगी कि ये पतले होने चाहिए काफ़ी। यदि आप चाहते हैं कि आपको कुरकुरे और बहुत खस्ता किस्म के फाफड़े खाने को मिले, तो इन्हें आपने पतला ही बेलना है। आप चाहें तो किचन टॉप के ऊपर भी इसे बेल सकते हैं। अभी इसे हम पकने देंगे, अभी ये टाइम लगता है, लेकिन स्लो आंच में ही इनको पकाना है। तेज़ में पकाएंगे तो ये जल जाएंगे और टेस्टलेस हो जाएंगे। बस इसको आपने इस तरह पलटाते रहना है। अब आती है यहाँ पर, ये देखिए इस तरह से मैं साइड्स काट देती हूँ इसकी। चाकू गरम था, ज़रा साइड्स काटते हैं हम इस तरह से, और काटने के बाद भी इसकी मैंने चारों तरफ से कटिंग करके इसको स्क्वायर बना लिया था, और ये आराम से देखिए पलट रहे हैं। यदि आप हल्का सा सूखा आटा बिखरा देंगे चकले पर तो ये आराम से इस तरह हो जाएंगे। और इसकी कटिंग जो है वो आपने लंबी ही करनी है। छोटे फाफड़े खाने का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि जितने लंबे होते हैं और खस्ता होते हैं उतने ज़्यादा टेस्टी लगते हैं। तो इन्हें हम यहाँ पर अभी पकने देते हैं, और इनकी हम आराम से कटिंग कर लेते हैं। इस तरह से आराम से हम कटिंग करेंगे।
5 मिनट के बाद मैंने इसको थोड़ा सा तेज़ किया था। अब मैं इसको बिल्कुल स्लो कर दूंगी। थोड़ा सा मीडियम किया था ताकि इसका ऑयल जो है वो निकल जाए। अब ये फाफड़े तैयार हो गए हैं क्योंकि येलो कलर के हैं। इससे ज़्यादा गोल्डन इसको नहीं करना है, नहीं तो ये ख़राब हो जाएंगे। तो इसे हम ज़रा इसमें इस तरह से रख लेते हैं। ये देखने में देखिए कितने खस्ता लग रहे हैं। इसी तरह से ये बनाए जाते हैं और इन्हें यहाँ पर हम इस तरह से निचोड़ने देंगे ज़रा। आप चाहें तो प्लेट में रखने के बाद ही इसे टिश्यू पेपर पे रखिए, नहीं तो आप इन्हें भी टिश्यू पेपर्स में इस तरह से रख सकते हैं। और उसके बाद जो मैंने यहाँ पे बनाए थे फाफड़े, वो मैंने कटिंग तो कर दी थी, चाकू ज़रा गर्म था। फिर मैं दोबारा इसको इसमें डालने वाली हूँ। ये देखिए इस तरह से करते करते आप इन्हें, ये देखिए इस तरह से कटिंग अच्छी होगी तो फाफड़े भी अच्छे ही बनेंगे। इन्हें हम ज़रा निकाल लेते हैं इस तरह से और ये इस तरह से डालते हैं। ये जितने लंबे और चौड़े होंगे उतने टेस्टी होंगे। इसको आप चाकू की मदद से इस तरह, लेकिन इसको छेड़ना नहीं है, नहीं तो ये टूटने का डर होता है। अब जब आपको लगे कि ऑयल गर्म है तो इसे आप थोड़ी देर के लिए बंद भी कर सकते हैं और इसको बिल्कुल स्लो आंच में इसी तरीके से पकाना है। इसी तरह से आपने इसको फ्राई करना है। अभी इसको हम ठंडे होने देंगे, फिर मैं बाकी के फिर दोबारा मैं इसको स्टार्ट कर रही हूँ। यहाँ मैं ज़रा माइक्रोवेव और इंडक्शन में बना रही थी तो मैं बिल्कुल स्लो में इसको ऑयल ठंडा करके फिर दोबारा इसको मैं स्लो में फ्राई करने वाली हूँ। देखिए अभी इनको पलटाने जब तक एक तरफ से सख्त ना हो जाए। और इसके अलावा ये एक यहाँ पे रह गया था, ये काफ़ी लंबा है, ये देखिए, तो इसे भी हम यहाँ पर इस तरह से डाल देते हैं। और फिर जो बचा हुआ है उसे भी हम काफ़ी पतली सी एक रोटी यहाँ पर बनाएंगे इस तरह से बेसन स्प्रिंग करते हुए। दूसरी बार जो हमने फाफड़े डाले थे वो भी बनकर देखिए तैयार हो गए हैं। इसके 2-3 रूल हैं जिन्हें आपने फॉलो करना है। एक तो ये काफ़ी पतले होने चाहिए, बड़े साइज़ के होने चाहिए, तभी ये फाफड़े कहलाएंगे। लंबे होने चाहिए और इनको बनाने में जल्दबाजी बिल्कुल नहीं करनी है। यदि जल्दबाजी करेंगे तो ये टूट जाएंगे, नहीं तो बनने के बाद जब आप इसको खाएंगे तभी ये टूटेंगे। इन्हें आप इसी तरह से बनाइए और जल्दबाजी मत करिए। और दूसरी बात यह है कि जब आपने डो बनाना है उसकी तरफ ज़्यादा सावधानी रखनी है। यदि डो अच्छी तरह से बनेगा तो फाफड़े भी अच्छे बनेंगे। ये वो फाफड़े हैं जिन्हें आप एयर टाइट कंटेनर में काफ़ी लंबे समय तक रख सकते हैं। इसे आप रोटी के साथ खाइए, ऐसे स्नैक्स के साथ खाइए, चावलों के साथ खाइए, चने भटूरे के साथ खाइए, किसी के साथ भी इन फाफड़ों को आप खा सकते हैं। ये देखिए ये मैंने काफ़ी सारे बना लिए हैं और इसके बाद जो मैंने इधर बेले थे वो भी काफ़ी पतले हैं। ये अब थोड़े से रह गए हैं, इनको भी हम बना लेते हैं, उसके बाद हम इन्हें सर्व करेंगे। लीजिए आप सबके लिए बेसन के फाफड़े। ये बेहद खस्ता होते हैं और इसे आप काफ़ी लंबे समय तक भी रख सकते हैं एक एयर टाइट कंटेनर में रोटी रैपर में लपेट कर। ये देखिए इस तरह से होते हैं और ये ज्यों-ज्यों ठंडे होते जाते हैं और भी टेस्टी होते जाते हैं। इन्हें आप खाइए या रखिए, ये इस तरह से आराम से खस्ता और कुरकुरे ही रहेंगे। ये जितने पतले और लंबे बनाए जाएंगे उतने बढ़िया होंगे। यदि वीडियो को आप फॉलो करेंगे तो ये गुजराती डिश आप बहुत ही नाइसली अपने घर में बना सकते हैं। तो लीजिए आप सबके लिए बेसन के शानदार लंबे और पतले मसाले वाले फाफड़े। काइंडली सब्सक्राइब माई चैनल टू गेट द न्यू नोटिफिकेशन। थैंक्स फॉर वॉचिंग। फिर आती हूँ एक नई रेसिपी के साथ। तब तक आप इन शानदार फाफड़ों को अपनी फैमिली के साथ एंजॉय करें और अपने एक्सपीरियंस मेरे साथ जरूर शेयर करें। मैं फिर आती हूँ एक नई रेसिपी के साथ। थैंक्स अगेन।